हनीफा मेरे पहले शौहर के पास भड़का भड़का के दुकान पे जाना, कहीं गलियों में खड़े रह के मिलना, मैं मेरी गैर मौजूदगी में घर पे आके उसको मिलना कि ये इसके पेट में जो बच्चा है वो तुम्हारा नहीं रियाज का है। और मेरे शौहर को भड़का के हनीफा ने और रियाज ने तलाक करवा के मेरा अच्छा भला घर उजाड़ दिया। और है कि हराम खोरी करो, निकाह क्यों करो, क्योंकि इनकी खानदानी परंपरा है और इनका ऐसा है कि बाहर वालियों को रखो, उनकी ज़िंदगियां बर्बाद कर दो, लेकिन निकाह घर में करो कि प्रॉपर्टी पैसा बाहर ना जाए। पुलिस वालों ने ना कोई कंप्लेन लिया और ना उन्हीं ने, जबकि मुझे टाका बाबा हॉस्पिटल में लगा, यहाँ फटा था 4-6 टाके लगे हैं मेरे, और यहाँ पसली में मार लगा, जो मेरा गोश्त फट गया, लीवर में मार लगा हुआ है। अजान का वक्त ऐसा था कि मैं रोज़े की हालत में थी, रोज़े की अजान हो रही थी अफ्तारी की, और रियाज इसी टेबल पे मेरा गला घोट के मुझे मार रहा था कि मैं अपनी जान बचा के बिना दुपट्टे बिना चप्पल के मैं भागी। उस वक्त इसने मेरी पूरी ज़िंदगी को सज़ा बना दी। क्या इस्लाम हमारा ये कहता है कि तुम किसी औरत के साथ, उसके इमोशन के साथ, उसकी ज़िंदगी के साथ खेल के उसके जान के दुश्मन बन जाओ? जो डॉक्टर सोहेल है वो फौजिया हॉस्पिटल में, हबीब हॉस्पिटल में, इंडीवेयर हॉस्पिटल है, उनके ऐसे 4-5 हॉस्पिटलों में बैठना है। एक डॉक्टर बचा सकते हैं, वो मार कैसे सकते हैं? और आप डॉक्टर सोहेल के बारे में भी पता कर सकते हैं कि उनका क्या है। लेकिन डॉक्टर सोहेल उस वक्त भी, इससे पहले भी बचाने की जगह क्राइम में हमेशा शामिल रहे हैं। और उस्मान शेख अखबार न्यूज़ से हमारे साथ है हाजरा रियाज शाह, यानी हाजरा रियाज तेली। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि रियाज नामक जो इंसान है, उन्होंने अपनी वाइफ यानी उनकी शरीक हयात को अपने साथियों के साथ मारा है, पीटा है, यहाँ तक कि उनको 6 टाके लग गए। उसके बाद वो महिला जो है, वो ख़वातीन है, वो दर दर भटक रही हैं इंसाफ के लिए। कुर्ला पुलिस स्टेशन से लेकर जोन 7 के DCP ऑफिस वहाँ पहुँचे, जनता दरबार, राज्य के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस के पास और CP ऑफिस, सब जगह इन्होंने अपनी जितनी कोशिश होती है वहाँ पे गए, लेटर डाला, सब कुछ किया, लेकिन उनका कहना है कि सुनवाई नहीं हो रही है, इंसाफ नहीं मिल रहा है। उनका ये कहना है कि जैसा रियाज तेली, रियाज शाह ने कहा था कि कुर्ला पुलिस स्टेशन हो या कोई भी पुलिस स्टेशन हो, वो मेरे बाएं हाथ में, मेरा कुछ नहीं होगा, आपको जो करना है वो कर ले। क्या ये सच है? हम ये पुलिस प्रशासन से ये सवाल करेंगे और हकीकत जानेंगे कि क्या हुआ, उस महिला के साथ क्या अत्याचार हुआ, किस तरह से उनको पीटा गया है और कौन से डॉक्टर उसमें शामिल है। जान बचाने वाले डॉक्टर जो है जान लेने पे आमादा हो गए हैं, हम उससे जानेंगे। तो हमारे साथ है हाजरा रियाज शाह, उनसे बात करेंगे कि क्या हुआ था, आखिर किस तरह के मामला थे, क्यों आपको पीटा गया या बिना वजह ही पीट दिया गया आपको? पीटने की तो बहुत सी वजह है, और सबसे पहले तो मेरे सरनेम की वजह से, जिसकी हाजरा पायक, मेरे भाई ने टिकट निकाला हाजरा पायक सरनेम से इसको बहुत दुश्मनी है, और जिसका बदला लेने के लिए इसने पूरी 25 साल की ज़िंदगी से। पायक से क्या दुश्मनी? यानी पायक से यानी मेरे भाई इस्माइल भाई के साथ इसने काम किया, इन्वेस्टमेंट किया, उसका कहना। मुझे पहले ये बताइए, इस्माइल पायक ये कौन है, ये क्या है? ये लोग उनको जानते हैं या फिर वो रियाज उनको जानते? उनके बारे में पहले बताइए। हाँ, इस्माइल भाई मेरे बड़े अब्बा के बेटे हैं, मेरे कज़िन भाई हैं, जानती हूँ मैं, और वो भी बहुत अच्छे से, हम लोग एक जात बिरादरी, एक जमात के लोग हैं। और मेरे भाई के साथ इसने इन्वेस्टमेंट करके साहिबा में काम किया। और अच्छा, साहिबा वाले ग्रुप के जो है इस्माइल भाई, उनकी बात कर रहे हो आप? जी हाँ, मैं उनकी बात कर रही हूँ। और उस वारदात को लेके ये आज बहुत दिनों से मुझे टॉर्चर कर रहा था कि तेरे भाई ने मेरे साथ गद्दारी किया है, मेरे पैसे से बिल्डर बना है। तो मैंने उसकी बातों को रिकॉर्ड करके मैंने कोशिश भी की कि मैंने अपने भाई को, कि भाई ये तुम्हारा बदला मेरे से ले रहा है पूरी ज़िंदगी, और मुझे बाकायदा ये मारने की धमकी देता था। ये मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी डॉक्टर सोहेल और जुनैद ने मुझे मारने की कोशिश किए थे नूर हॉस्पिटल में इंजेक्शन देके, लेकिन यानी मैं आपको रोकना चाहूँगा, डॉक्टर सोहेल, अब वही डॉक्टर सोहेल की बात कर रहे हैं, ZRS वाले डॉक्टर सोहेल, जो मतलब अभी कुर्ला के अंदर है। हाँ। और ये वही नूर हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, वो भी कुर्ला में है। जी हाँ। और उनका लड़का जुनैद और उनकी घरवाली,
ये आपका कहना है, तो आप क्लियर की ताकि हमारे लोगों को, दर्शकों को, पुलिस प्रशासन को इनके बारे में जानकारी हो कि क्या हुआ है आपके साथ। जी, ये 2022 से मेरे साथ ये वारदात हो रही है। इससे पहले रियाज और मेरा 25 साल से रिलेशन में, मोहब्बत से हमने ज़िंदगी गुजारी। जब से इसके बेटे और घर वालों को पता चला, तो जब से रियाज को इन लोगों ने मेरे खिलाफ करना चाहा। यानी आप मतलब मोहब्बत से गुजारी या फिर आपकी शादी हो गई? नहीं, पहले तो हमारा रिलेशन मोहब्बत, फिर शौहर के इंतकाल के बाद हमने निकाह किया। वो भी रियाज ने बहुत पीछे बहुत कस्में वादे लेके मुझसे निकाह किया। और 25 साल से हम रिलेशन में थे। हमने शादी की, शौहर के इंतकाल के बाद हमने शादी की। जब तक भी इनके घर वालों को सबको पता था कि हमारा ये सब है। और जो मेरे पहले शौहर का भी था, तो इसने ही ने पीछे लग के तलाक करवाया, इसकी बीवी ने पीछे लग के तलाक करवाया, चोरी चोरी से मिल के हनीफा ने भड़काया। यहाँ तक के बहुत सारे गलत इल्ज़ाम के, जो मेरी छोटी बच्ची थी बोले वो उसकी नहीं है। और सारे सबको सहते हुए भी हमने शौहर के इंतकाल के बाद निकाह कर दिया। निकाह करना ऐसा हो गया कि गुनाह हो गया। नहीं, एक बात दे देखिए, आपने उनका जिक्र किया हनीफा का। हनीफा यानी ये कौन है? और वो खुद कह रहे हैं कि शादी कर लो हमारे शौहर से। नहीं, हनीफा जो मेरे पहले शौहर थे, उनके पास जा के भड़काती थी कि मैंने तो रियाज से पहले हमारी दोस्ती थी। मैंने फिर हमारी फैमिली प्लानिंग के हिसाब से 2003 में मैंने ये मेरी बेटी को वो किया था कि भाई रियाज दूर हो जावे। हमारा पहले ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन हनीफा मेरे पहले शौहर के पास भड़का के दुकान पे जाना, कहीं गलियों में खड़े रह के मिलना, मेरी गैर मौजूदगी में घर पे आके उसको मिलना कि ये इसके पेट में जो बच्चा है वो तुम्हारा नहीं, रियाज का है। ऐसे उसने हमारा वो रिलेशन ख़राब किया। वो रिलेशन ख़राब होने के बाद फिर रियाज तलाक के ऊपर ज़ोर डाला, जिसकी वजह से मेरे पहले शौहर ने तलाक भी दिया। हमारा दोनों मियाँ बीवी और इसके घर वालों ने मिल के हमारा तलाक करवाया। और तलाक करवा, मेरा अच्छा भरा घर था, मेरे बाल बच्चे थे, हमारी अच्छी हैप्पी फैमिली थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। मेरे घर में घुस के और मेरे शौहर को भड़का के हनीफा ने और रियाज ने तलाक करवा के मेरा अच्छा भला घर उजाड़ दिया। और ये इनकी आंख में फिर से वही आंसू है, क्योंकि ये इनका एक पहले परिवार था। वो परिवार को उजाड़ कर इन्होंने किस तरह से, यानी ये बार बार जिक्र कर रहे हैं कि डॉक्टर सोहिल हो और रियाज तेली हो, ये लोगों ने किस तरह से इस मामले को बनाया और उनका परिवार तोड़ा। और इनके एक और ख़ास बात बता रहे हैं कि उनकी वाइफ ने जाकर किस तरह से इनको बदनाम करने की कोशिश की इनके हस्बैंड के पास। ये बताया कि देखिए उनके पेट में जो पल रहा है वो किसका बच्चा है। ज़ीशान के मरने के बाद रियाज मेरे पीछे लग गया, तो निकाह में बोली नहीं, मेरे तकलीफ़ है ये है, और जो भी मेरा बनता है वो तू मुझे दे दे, जो भी मेरा शेयर बनता है वो मुझे दे दे कि मैं अपने बच्चों के साथ रहूं। तो उसने किससे कहा आपने? ये मैं अशफाक भाई उस बात के गवाह है, और तेजस है, मैं हूँ। तो इसने बहुत फिर अशफाक से बोला कि नहीं, उसको कैसे भी मना, मैसेज किया। फिर बोले मैं उसकी हर तकलीफ़ को दूर करता हूँ। मेरे को 8 फ्लैट के इसने पेपर दिया और 5 करोड़ देने का वादा किया कि मैं 1 साल में ये 8 फ्लैट और 5 करोड़ रुपया दूंगा, जिससे सारे मसले मेरे बच्चों का हर चीज़ सही हो जाएगा। वो भी ये वादा हमारे साथ 2017 से बात चल रही थी, लेकिन उसके बाद निकाह पे आके अटकी। तो मैंने कहा चल ठीक है कर देना। लेकिन उसके बाद जब इसके घर वालों को पता चलता है, हाँ उसने फिर ये खुशी से हमने घर लिए, जॉइंट में निकाह किए। निकाह करना, घर लेना हमारे लिए तो ऐसा वो हो गया कि इसके घर वाले, इसका बेटा हमारे रिश्ते और जान का दुश्मन ही बन गया। लेकिन और पता नहीं कैसे लोग रियाज को क्या करते थे कि रियाज के मुझे मारता था। इससे पहले भी 2-3 बार हो गया। रमज़ान का वक्त ऐसा था कि मैं रोज़े की हालत में थी, रोज़े की अजान हो रही थी अफ्तारी की, और रियाज इसी टेबल पे मेरा गला घोट के मुझे मार रहा था कि मैं अपनी जान बचा के बिना दुपट्टे बिना चप्पल के मैं भागी। उस वक्त मेरी बहन भाभी लोग सारे लोग गवाह है, तब भी मेरे मुँह पर यही सब निशान थे। उसकी भी मेरे पास सारी तस्वीरें हैं, सब कुछ है। उसके बाद भी फिर माफ़ी मांगता है कि हाँ नहीं मैं सही रहूँगा। लेकिन इसके घर वालों ने इसको इतना टॉर्चर करके, इसको इतना अरेंजमेंट करके हमारे रिश्ते मोहब्बत को एकदम ख़राब कर दिया कि बस इनका है कि निकाह क्यों किया। इनके यहाँ ऐसा है कि हराम खोरी करो, निकाह क्यों करो, क्योंकि इनकी ख़ानदानी परंपरा है। और इनका ऐसा है
कि बाहर वालियों को रखो, उनकी ज़िंदगियां बर्बाद कर दो, लेकिन निकाह घर में करो कि प्रॉपर्टी पैसा बाहर ना जाए। और आज लोगों का कहना है कि मैंने रियाज से पैसे के लिए मोहब्बत की या रियाज से शादी की हूँ। तो लोग जानते हैं, लोग क्या कुरला पूरा जानता है कि रियाज की हैसियत क्या थी और मेरी हैसियत क्या थी। तो आज रियाज को रियाज बिल्डर बनाने में मेरा पूरा सपोर्ट रहा है, हाथ रहा है, दुआएं रही है, आपका योगदान रहा उनको बिल्कुल रहा, बिल्कुल रहा। इस्माइल भाई के बाद से निकलने के बाद मैं नहीं जानती थी कि मेरे भाई का, इस्माइल भाई का बदला लेने के लिए मेरे साथ मेरे घर में घुस रहा है या मेरी ज़िंदगी में घुस रहा है। और उसने इस्माइल भाई साहिबा वाले घुसने के बाद इसने मेरे साथ मेरी ज़िंदगी के साथ पूरा बदला लिया। और निकाह करने के बाद, घर लेने के बाद इसके घर वाले पूरा रिश्ता ख़राब करने और तोड़ने और तुड़ाने के पीछे लग गए। उसका बेटे ने जब ये पहली बार ये घर देखा तो तभी से इस घर में उसकी नीयत और है। हालांकि जब मालूम पड़ा कि निकाह हो गया तो सारे घर वालों ने इससे पावर ऑफ अटर्नी, प्रॉपर्टी, हर चीज़, तो मैंने कहा सब कुछ दे दे रियाज, लेकिन अब मोहब्बत से, ईमानदारी से मेरे साथ रहना। लेकिन वो बंदे लोग उसको आने ही नहीं देते थे। उसका बेटा ताज होटल में आइटम के साथ जाने की इजाज़त देता था, लोकेशन, फ़ोटो भेजता था, तब वो जाके मेरे पास कुछ पल के लिए आता था। उसको इसके बेटे का, उसके भाई का, उसके घर वालों का इतना डर था। तो इनकी ख़ानदानी है कि तुम हरामखोरी करो, जुआ शराब बार में जाओ, लेकिन अगर किसी से तुमने निकाह कर लिया तो वो बहुत बड़ा गुनाह है इनकी नज़र में, कि दूसरा निकाह करना या दूसरी शादी करना गुनाह है। 25 साल किसी के साथ खेल लो। कि ख़ानदान में ये एक परंपरा है कि आप अय्याशी करो, बारों में जाओ, जुए खेलो, कोई मनादी नहीं है। अगर आपने हक पे आ गए, ईमान से निकाह कर लिया, तो इनके लिए गुनाह है। एक मेरे पास ऐसी वीडियो भी है जिसमें रियाज खुद अपने एक सिस्टर को बोल रहा है कि अरे मैंने निकाह कर लिया तो ऐसा गुनाह हो गया, जब तक हरामखोरी कर रहा था सब जायज़ था। बोले निकाह क्यों किया? टीका सेठ बोलते निकाह क्यों किया? ऐसे टीका सेठ कौन? टीका सेठ रियाज का बड़ा भाई। बोले उसके चाचा, उसके घर वाले बोलते हैं तेरे को ऐसे ही रखना था, जैसा रखा था वैसे ही रखना था, निकाह क्यों किया? अब उस बात को लेके ये लोगों ने उसके ऊपर बहुत जादू टोना, 40 दिन ये कब्रस्तान वो कब्रस्तान, बहुत कुछ करके इसका दिल दिमाग अपनी तरफ घुमाया। क्या तांत्रिक पंडित सब कुछ करे और इनका ख़ानदान ये सब कुछ करते हैं। लेकिन क्या किसी औरत ज़ात के साथ ये होना चाहिए? क्या हमारा इस्लाम दूसरे निकाह को गुनाह बोलता है कि हम 25 साल किसी से खेल जाए और निकाह कर लिए तो हमने गुनाह हो गया? और इस तरीके से सब कुछ लेके आज एक बची है जान, तुम उस जान के दुश्मन बन गए। इतनी बेदर्दी से आज तीसरी बार चौथी बार मेरे साथ ये वारदात हो रही। इसी घर में, ये आज जो घर दिख रहा है, इसी घर में मैं 4 साल पागलों की तरह कैद रही हूँ। कुछ नहीं होता था ये घर में, ये काम होते होते आधे में रुक गया था, कुछ नहीं होता था। मैं किसी से बात करने को तरसती थी, मेरे पास फ़ोन नहीं था। ऐसा क्या हो गया था कि आपको मतलब 4 साल रहना, क्या था वो बताइए? बस एक इंसान की मेंटेलिटी, जब इंसान को छोड़ना है तो उसके ऊपर वाहियात इल्ज़ाम लगाना कि तेरा इसके साथ है, उसके साथ है, फालतू इल्ज़ाम लगाना, घर से बाहर नहीं जाना है, किसी रिश्तेदार से बात नहीं करना है, किसी बहन से बात नहीं करना, ना किसी की शादी में, ना मैयत में। एक कैदी बना के रखा, जैसे कि मैंने इससे मोहब्बत और निकाह करना मेरे लिए इतना वो हो गया था कि इसने मेरी पूरी ज़िंदगी को सज़ा बना दी है। क्या इस्लाम हमारा ये कहता है कि तुम किसी औरत के साथ, उसके इमोशन के साथ, उसकी ज़िंदगी के साथ खेल के उसके जान के दुश्मन बन जाओ? पता नहीं किस बात का हमारे ख़ानदान से बदला लिया इसने। ऐसी कौन हमारे बाप दादा की दुश्मनी थी जो पायक ख़ानदान से इसने इतनी घिनौनी हरकत की? मेरी और मेरे बच्चों के साथ पूरी ज़िंदगी का खेल हो गया। 25 साल ज़िंदगी के खेल के आज मेरे बच्चों का ना बचपना वापस आ सकता, ना उनका बाप वापस आ सकता है। मैं तो निकाह के लिए नहीं तैयार थी, आपने मुझे निकाह के लिए वो किया और निकाह करके आपने मेरी ज़िंदगी को सज़ा बना दी। और उसके बाद मेरे साथ ऐसे ऐसे अत्याचार और ऐसे ऐसे जुल्म हुए कि मैं आपको क्या, ये मैं 2 साल पहले की बात है, मैं रमज़ान का रोज़े की हालत में ये मुझे मारा गया था, गला दबा के। फिर मैंने बिना अफ्तारी के मैं यहाँ अपनी जान बचा के तब भी भागी थी घर से।
तब मेरी बहन और उस भाई टाइम लोग में आपने पुलिस में कंप्लेन या फिर कुछ किया था? नहीं, उसके बाद किया था। अच्छा। उसके बाद हमने कंप्लेन किया, 2-3 बार कंप्लेन किया, तो ये फिर बोलता है कि कंप्लेन वापस ले लो, तो मैं वापस ले लेती कि नहीं अब सही रहेंगे। फिर 2-4 महीने के बाद फिर वो कुछ ऐसी हरकत करता है। उसके बाद अब क्या हुआ आखिर? एनडीपीएस में जाने के बाद लास्ट ईयर 24 अक्टूबर को इनका भांगुर नगर का एक केस हो जाता है, जिसमें यही जुनैद इसकी रियाज की बेटी को गाली देने की वजह से यही जुनैद 40 लाख की सुपारी देता है, उनका जीना हराम कर देता है। किसका? रियाज के कोई रिलेशन में ही है, शायद बड़े वाले साले की बीवी के अब्बा का, कादर भाई उनके। तो एक गाली देने पे, तुम्हारी बेटी को किसी ने गाली दे दिया तो तुम उसके जान के दुश्मन बन गए, तुमने सुपारी निकाल दिया। हाँ, और आज तुमने किसी की बेटी के साथ ये ज्यादती की, पूरी ज़िंदगी खेल लिया और तुमको कोई सज़ा भी नहीं मिलना चाहिए। इतना नहीं, उन्होंने सुपारी दिया, ये दिया, क्या ये साबित हुआ है? हाँ, साबित फिर इल्ज़ाम है सिर्फ? नहीं, साबित हुआ। एनसी उन लोगों ने करवाई और उनके पास रिकॉर्डिंग चौकी में बाकायदा। फिर रियाज यहाँ पे भी बैठ के, बहुत सारे मेरे पास बहुत कुछ है, वीडियो है, रिकॉर्डिंग है, सब है। जिस तरीके से उसने उनको अटकाने की कोशिश किया था, तो हो सकता है ये एनडीपीएस में उसकी कोई चाल हो मुझसे बदला लेने की। क्या एनडीपीएस का क्या मामला है वो बताइए तो। एनडीपीएस का जो इसका अभी बीकेसी में, हाँ, दिसंबर में इसके साथ जो इंसिडेंस हुआ उसका क्लेम, मुझे ऐसे बहुत सारे वाहियात इल्ज़ाम, वाहियात क्लेम इसने किया। और जो एनडीपीएस का मसला भी था, तो ये जो बीकेसी वालों ने इसको यहाँ 27 ग्राम में पकड़ा था, उस वक्त वो यहाँ ही से उतरा था। तो ये भी तो एक चाल हो सकती है कि इसका बेटा यहाँ आने ही नहीं देता था, इसके घर वाले यहाँ मेरे पास आने ही नहीं देते थे। ऐसा लगता था कि अय्याशी करने उसको बाहर भेज देते। लेकिन मैं बीवी होने के बाद मैं 24 घंटा में यहाँ उसका इंतज़ार करती थी, कई कई दिन में उसका इंतज़ार करती थी, तन्हा अकेली बैठ के। कौन औरत ये बर्दाश्त कर सकती है? फिर भी मैंने अपना रिश्ता बचाने, मोहब्बत के लिए हर चीज़, हर जुल्म सहे। मेरे बाल काटे गए और कई कई दिन मैं अंधेरे में तन्हा बैठ के रोया करती थी। ये सब रियाज देखता था और वो मज़ा ले, फ़ोन तक नहीं देता था कि मैं किसी को फ़ोन, फिर मैंने चोरी से फ़ोन रखा। क्या सज़ा, किस बात की सज़ा थी? बीकेसी में फिर क्या हुआ था जो पुलिस वालों की आप बात कर रहे थे? ये हुआ था कि जो एनडीपीएस को लेके इसको अंदर किए थे, तो शायद इसने अंदर नाम लिया था या उसको डाउट था, और या इसकी चालें थी ये सारी। ये क्या वारदात हुई, इसमें मेरा ना कोई हाथ था, ना मेरा कोई इन्वॉल्वेशन था। अरे मैं तो यहाँ इंतज़ार करती थी कि वो हफ्ते में भी आए। तो आपका नहीं था, या आप क्यों कह रहे हो? क्योंकि रियाज का कहना है कि मैंने उसको फंसाया, उसका बेटे का कहना है कि मैंने उसको फंसाया। पुलिस वालों ने क्यों नहीं सही से इन्वेस्टिगेशन किया? आज उसको आपने बीकेसी चौकी वालों ने पैसा लेके, हमारी जान का दुश्मन पहले भी था ये, और अब और दुश्मन हो गया। यानी क्या पैसा लेके क्या किया, यानी क्या मतलब कहना है आपका? पैसा ले, पुलिस वालों ने क्या पैसा लेके जो सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, और अगर सही से करे होते तो आज हमारे साथ ये नहीं होता ना। मैं दूसरे ही दिन से, जब मुझे पता चला कि इसने अंदर रिमांड में नाम लिया है, मैं तो वहाँ खुद गई थी कि भाई इसने अगर नाम लिया तो हमसे पूछो, क्योंकि मैं सब चीज़ हकीकत जानती हूँ। तो इतनी नफरत, इतने हमारे साथ ऐसा। बीकेसी में उसका जो एनडीपीएस का मसला हुआ था, उस वारदात को लेके इसने मेरे के ऊपर बहुत मतलब हरेसमेंट किया, ब्लैकमेल किया, धमकी दिया। क्या हुआ था बीकेसी में, फिर से मैं पूछना चाहूँगा? बीकेसी में जो इसका एमडी का इसकी गाड़ी में माल मिला था, अब वो कितना मिला था, क्या मिला था, उसकी हर चीज़ की मैं खुद गवाह हूँ। लेकिन अंदर उसने क्या हुआ मैं नहीं जानती कि उसको, लेकिन उसका सारा क्लेम ये मुझ पे डाल के मुझसे बदला ले रहा है। और आज 6-7 महीने से वो हर जाल और हर वो करने की कोशिश कर रहे हैं बाप बेटे। लेकिन उस दिन भी पुलिस वालों ने सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, जिसकी वजह से आज
वो केस को लेके आज मेरी जान, मेरे बच्चों की जान को, मेरे भाइयों की जान को खतरा है। बाकायदा वो नाम ले लेके धमकी देता है। मैं बीकेसी चौकी में भी बार बार गई हूँ, लेकिन वहाँ चौकी वाले सारे उसके मैनेज है। जैसे वो एमडी में से निकल कर आ गया, वैसे यहाँ पे भी, क्योंकि उसका चैलेंज है कि उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। सारी पुलिस बोले यहाँ से लेके पूरे महाराष्ट्र का पुलिस में तू चली जा, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। यहाँ तक कि उसके घर वाले, उनके घर की औरतें भी यही बोलती हैं कि उसको कहाँ जाती है जाने दो, वो हमारा कुछ नहीं कर सकती है। तो मतलब इतना उनको डेयरिंग आ गया है, इतना सपोर्ट है पुलिस वालों का, इतना सपोर्ट है कि वो खुल के क्राइम करना चाहते हैं। और तो लोगों ने चाल से मुझे बुलाया उस दिन। उसका उस दिन क्या हुआ था आखिर में, उस बारे में 8 तारीख को उसका बेटा यहाँ पर आया और यहाँ पर आकर भी उसने मुझे धमकी देने की कोशिश की कि ये घर पे उसकी बहुत नीयत है कि ये घर उसको चाहिए। ये देखिए उसका बेटा यहाँ पर आता है 11:30 बजे 8 तारीख को। मैं खुद शौक हो गई कि यहाँ पर एंट्री मिलती नहीं है। ये अब किसी अरहम नाम के अलीम के बेटे अरहम के साथ आया था और यहाँ पे मुझे धमका रहा था कि ये घर खाली कर दो, नहीं तो मैं तुझे मरवा दूंगा। यहाँ चीख पुकार की वजह से रियाज ने उस दिन उसको लेकर चला जाता है। लेकिन 9 तारीख की रात को 10 को मैं मेरे भाई के साथ जा रही थी, तो वो टिकट को लेकर उसने इमरान पायक खान, मतलब हाजरा पायक इसने लिखाया था, तो बोले तेरा डेथ सर्टिफिकेट मैं कैसे बनाऊंगा। के दिन 4 बजे मेरी टिकट थी, तो वो हिसाब से मैंने इसको फ़ोन किया। ये गाली गलौज कर रहे हैं। बोले अच्छा एक काम कर, आधे घंटे में तू ZRS पे आ जा। ZRS पे मुझे बुलाया गया। जब मैं वहाँ गई तो अलीम, फारूक, ये जो इसके जो है सब वहाँ पे बैठे हुए थे। मैंने इतना इसका बेटा, और ये जैसे ही मैं गई हूँ, रियाज मुझे कैबिन में लेकर जाता है और वहाँ ZRS यानी हॉस्पिटल के अंदर बुलाया आपको? अंदर। किसका हॉस्पिटल है? रियाज और सोहेल लोगों का ये हॉस्पिटल है। इसमें सोहेल भी पार्टनर है। सोहेल तो इनके हर काम में पार्टनर है। तो मैं कैबिन में जाती हूँ। कैबिन में जाने के बाद रियाज मुझसे बहुत गंदा बिहेवियर करता है, गाली गलौज। फ़ौरन इसका बेटा पीछे आ जाता है, ऑल फॉल बकवास करता है, गाली गलौज करता है, रंडी छिनाल करके मेरे मुंह पे थूकता है, लात मारता है और बाहर चला जाता है। तो मैं रियाज से बोलती इसको क्या होगा, ये हम दोनों के बीच में क्यों बोल रहा है, हम मियाँ बीवी के बीच में क्यों बोल रहा है, मैं तो तेरे पास। तो मैं उससे जिक्र ही करी थी कि तेरा बेटा मेरे मुँह पे थूक के गया, लात मार के गया, तूने कुछ नहीं बोला, कि इसीलिए मैंने तेरे से 25 साल मोहब्बत करके हमने शादी की, ये तरबियत है। मैं ऐसा बोल ही रही थी कि वो फिर अंदर घुसता है और लाती लात घुसे घुसे वो उसने मुझे मारना चालू किया। और रियाज उसको पकड़ा हुआ था, जुनैद ने मारा और मुझे इस तरीके से बोल के मारा कि पायक खान, इस्माइल भाई तेरा घर नहीं चलाता है, हम घर चलाते हैं। तेरे भाई ने मेरे बाप के साथ गद्दारी किया और बीकेसी चौकी वालों ने मेरे बाप को इस तरीके से मारा है। तो उस तरीके से मुझे मारा गया, बहुत बेदर्दी से, यहाँ पसली पे मारा, 6 टाके लगे। फिर उसने, जुनैद ने कोई चीज़ उठाई जो नोकीली थी, ऐसा मारने गया तो मैं झुक गई, तो मेरा यहाँ पे फट गया, जिससे खून होने की वजह से ये लोग थोड़ा घबरा गए। तो इतने में डॉक्टर सोहेल आता है और ये लोगों का इंजेक्शन का प्लान होता है। वो तो अल्लाह ने उस दिन बाकी पूरा इंजेक्शन मतलब आपको दे रहे हैं, वहीं पे मारा जा रहा है और इंजेक्शन का कुछ प्लान हो रहा है। हाँ, डॉक्टर सोहेल की बीवी भी थी, डॉक्टर सोहेल भी था। मेरे हाथ इतने ज़ोर से पकड़ के मैंने फिर ऐसा मारा तो इंजेक्शन गिर गया, गला दबाया गया मेरा। और मैं ZRS पूरा लॉक था, अंधेरा था, कोई भी नहीं था, पूरा कोई स्टाफ भी नहीं था, सिर्फ ये 4 लोग थे जो मुझे बहुत बेदर्दी से। कितने बजे की बात होगी जो ZRS में कोई नहीं था? ये 4 बजे की बात थी, 4 साढ़े 4 बजे की बात थी दिन की। हाँ, और पूरा बाकायदा इनका प्लान था। गेट के बाहर भी 20-25 लोग इसके वाले बैठे थे, अंदर भी इसने पूरा मारने का इनका मेरे प्लान था। तो अटेम्प्ट टू मर्डर इन्हीं ने पूरी कोशिश की, वो तो मैं बच के निकल गई। इस तरीके से इन लोगों ने देखिए मारा है, आंख पे बोल के मारा है कि बीकेसी वालों ने मेरे बाप को इस तरीके से मारा है। ये देखिए मुझे लात और घूंसे से मारा गया है। ये आपको टाके भी लगे?
ये मुझे 6 टाके लगे हैं। जी, आपने इसके बाद पुलिस में गए, एफआईआर हुआ? मैं नहीं, उसके बाद मेरी बच्ची ने 10 दबाया, उनको पता चला तो पुलिस का डब्बा भी आता है, वो एक पहचान के हमारे पुलिस के बोले अरे आप कंप्लेन करो तो। लेकिन उस वक्त मेरा छोटा वाला बेटा थोड़ा, माँ को इस हाल में देख के कौन बच्चा नहीं होगा, तुम्हारे बच्चा हमको बेदर्दी से मार रहा है, इस तरीके से मारा है कि बस खूनम खून था, पूरा सबों ने देखा है। तो मेरा बच्चा गाली वाली, तो इसने मुझे अंदर धमकाया कि अगर कंप्लेन करती है तो मैं फैसल के साथ कुछ भी करूँगा। तो उस वक्त मैंने पुलिस वालों को, फैसल कौन? मेरा छोटा बेटा। यानी उन्होंने धमकाया आपको कि अगर आप कंप्लेन करते हो तो फैसल को हम कुछ भी कर देंगे, यानी ब्लैकमेल। ऐसे भी वो फैसल और बच्चों के नाम से आज कई दिन से नाम लेके बाकायदा मर्डर कराने की बात करता है, मेरे बच्चों को, मेरे को, मेरे भाइयों को। फिर वहाँ से मैं पीके चौकी जाती हूँ, फिर भी मैंने कहा, मेरे से बोलने लगा ख़त्म कर ख़त्म कर। मैंने कहा तेरे बेटे को बोल माफ़ी मांगने, मैं ख़त्म कर देती हूँ। तो बोले नहीं, वो माफ़ी तो नहीं मांगेगा। फिर मैं बोली ठीक है, जो 25 साल का जो मेरा हक है, तेरा फ़र्ज़ है, तू क्या निभा सकता है बोल दे, यही ख़त्म करते हैं। फिर मैं पुलिस स्टेशन गई, इसी हाल में मैं पुलिस स्टेशन गई कि मुझे इंसाफ मिलेगा। पुलिस स्टेशन वाले मुझे गुमराह करने लगे। कौन सा पुलिस स्टेशन? ये बाबा हॉस्पिटल कुर्ला पुलिस स्टेशन में गई। वहाँ जाने के बाद वो मेडिकल के लिए भेज दिए, मुझे गुमराह करने लगे। मैं फिर वहाँ जाकर वापस आती हूँ, पुलिस बाबा जाके वापस आती तो वह वापस मुझे राजावाड़ी भेजते हैं। वहाँ पे मैं 4 दिन एडमिट थी। कोई पुलिस वालों ने ना कोई कंप्लेन लिया और ना उन्हीं ने, जबकि मुझे टाका बाबा हॉस्पिटल में लगा, यहाँ फटा था, 4-6 टाके लगे हैं मेरे, और यहाँ पसली में मार लगा, जो मेरा गोश्त फट गया, लीवर में मार लगा हुआ है, इतनी बेदर्दी से मारा गया है। और फिर भी राजावाड़ी के बाद मैं वापस बाबा हॉस्पिटल, ये कुर्ला चौकी में गई हूँ कि भाई आप लोग ने अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया, अभी तक आपने कंप्लेन क्यों नहीं की, वो की एफआईआर क्यों नहीं बनाई। तो लोगों ने 324 बनाया है, जो कोई मसरफ की नहीं है। क्या 6 टाके लगने, तो आप क्या चाहते थे? 6 टाके लगे हैं, जान का मेरे खतरा है, जान से मारने की कोशिश की गई है, और इतनी मार लगने के बाद अगर क्या लगना चाहिए, हाँ, एक औरत जात को इस तरीके से मारने के बाद क्या लगना चाहिए। फिर उसके बाद मैंने डीसीबी गई, कमिश्नर ऑफिस गई, और ये सीनियर से भी बात किया। बोले नहीं, वो क्यों, कुर्ला पूरी चौकी उसका चैलेंज है कि तू कुछ नहीं कर सकती है, और जो दिख रहा है उसका चैलेंज कि पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे। तो आपकी क्या डिमांड है, क्या मांग है, क्या होना चाहिए, और इसमें कौन कौन इन्वॉल्व? मुझे इंसाफ चाहिए कि डॉक्टर सोहेल, उसकी बीवी मौजूद थी, एक हॉस्पिटल में बुला के मेरे साथ ये वारदात हुई है, कोई छोटी बात नहीं। एक औरत जात के साथ आप ही देखिए, चलिए मेरी बात, रियाज की बात, एक औरत जात, आज इंडियन वुमेन्स का क्या राइट्स होना चाहिए, हर लॉ क्या बोलता है, लेकिन कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है मुझे। मैं हर जगह दौड़ रही हूँ, हर जगह भाग रही हूँ। इस हाल में मैं चौकी जा रही हूँ, लेकिन उन लोगों को मेरी हाल पे रहम नहीं आ रहा, तरस नहीं आ रहा। डीसीपी साहब फ़ोन करते हैं, लेकिन कुर्ला चौकी आने तक वो मामला फिर वो। तो अभी आपकी डीसीपी से क्या बात हुई? डीसीपी साहब ने ये बोला है कि आप स्टेटमेंट दो, मैं देखता हूँ। आज मैंने स्टेटमेंट दिया है, अब कुर्ला चौकी का देखते हैं कि क्या है, लेकिन मुझे अब इंसाफ चाहिए कि एक औरत जात के लिए इंसाफ क्या होना चाहिए, इंडियन वुमेन्स के लिए क्या होना चाहिए। हाँ, तो मुझे इंसाफ दिलाइए और प्लीज़ मेरी हेल्प करिए। ये क्या मसला है? ये एक जो भी मामला हो वो इंक्वायरी का पार्ट हो सकता है, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हो सकता है। पुलिस को उसके ऊपर बारीक लक्ष्य देना चाहिए, बारीकी से ध्यान देना चाहिए कि आखिर हुआ क्या। इन्होंने जिन जिन का नाम लिया वो एक नामी गिरामी हस्तियां हैं, कुर्ला के अंदर उनका नाम चलता है। जो एक डॉक्टर है, दूसरे कोई बिल्डर है, और ये खुद जिनको अपने भाई बता रहे वो भी एक बिल्डर है, साहिबा ग्रुप के मालिक हैं। लेकिन हमारा एक कहना है, वुमेन अत्याचार यानी महिला अत्याचार के ऊपर महाराष्ट्र सरकार हो, पुलिस हो, प्रशासन हो, उस पर ध्यान देना चाहिए। क्या हुआ, किसने क्या किया, कैसे किया, ये इंक्वायरी होगी। लेकिन आज एक महिला के साथ इतनी बर्बरदस्त से उनको पीटा गया है, मारा गया है, उनको कई टाके आए हैं,
और वो जो है गिड़गिड़ा रही हैं, तड़प रही है, अपने इंसाफ की गुहार लगा रही है। सीपी ऑफिस से लेकर कमिश्नर ऑफिस से लेकर डीसीपी ऑफिस तक और कुर्ला पुलिस स्टेशन तक सभी जगह जाकर अपनी जो डिमांड है, अपनी जो मांग है, इंसाफ की गुहार लगा रही है। तो मैं ये कहूँगा पुलिस प्रशासन से, जो राज्य के मुख्यमंत्री है उनसे कहूँगा, गृहमंत्री से यह आह्वान करूँगा कि इस चीज़ के ऊपर बारीक ध्यान दिया जाए और इसको इन्वेस्टिगेशन फिर से किया जाए और जो धाराएं लगती है वो धाराएं लगाया जाए। तो मैं हूँ जाफर उस्मान शेख, अखबार न्यूज़ से।